कौन से बोर्ड में इंटरव्यू था कि आप मेंशन करेंगे थोड़ा? दिनेश दास सर का बोर्ड था। ओके। एंड सर आपका जो ये जो कौन सा अटेम्प्ट है एंड आपका ऑप्शनल कौन सा है और मीडियम क्या है आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और दूसरा इंटरव्यू है। ऑप्शनल मेरा फिलोसफी है ओके और मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश था। ओके। तो सर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है? 4th अटेम्प्ट है, फोर्थ सेकंड अटेम्प्ट और इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू है। एंड सर आपकी जो इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी हाँ। वो किस क्वेश्चन से हुई थी और आप उससे पहले कैसा फील कर रहे थे? थोड़ा नर्वस फील कर रहा था जब बाहर वाली कुर्सी पे बैठाते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कंफर्टेबल फील कराया। और पहला क्वेश्चन डेफ से ही था। उन्होंने पूछा कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट हैं, आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है, तो फिर आप इस तरफ क्यों आना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तरफ क्यों आना चाहते हैं? ओके ओके। तो ये जनरल क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन फिलोसफी से रिलेटेड थे जी। कि आपने फिलोसफी की पढ़ाई करी है तो वो आईएएस में कैसे काम आएगी और आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में कैसे काम आएगी, तो ये सारे क्वेश्चन थे। एंड सर और आपके ऑप्शनल से कोई सब्जेक्ट कोई सवाल था? हाँ, वही तो बताया, ऑप्शनल फिलोसफी से पूछा गया किस तरह के सवाल थे सर वो? फिलोसफी जैसा ऑप्शनल जो कि इतना गूढ़ है, इतना रहस्य वाला है, वो इसका जरूरत आईएएस में कैसे है? आईएएस एक और चीज जैसा कि आपने वहाँ पर आपसे सवाल भी पूछा गया कि आईआईटी को आपने आईआईटी से किया हुआ है, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो सिविल सर्विस की तरफ क्यों, जबकि आईआईटी से क्रैक करने के बाद आपको एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी? बिल्कुल सही बात है जी सर। लेकिन होता ये है कि जब हम 16-17 साल के होते हैं, जेईई का एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, तो उस समय इतनी जानकारी नहीं होती कि हमारा असली इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हम आगे चल के क्या बनना चाहते हैं। वो समाज वाले भी यही सब लोग बोलते हैं कि हाँ आप आईआईटी कर लो, आईआईटी का पैकेज अच्छा लग जाएगा। लेकिन जब आईआईटी जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है, वहाँ से लोगों से और मिलते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि सिविल सर्विसेज भी एक ऐसी चीज है जो हमको करी जा सकती है और हमारे इंटरेस्ट से भी मैच खाती है, पर्सनैलिटी से भी मैच खाती है। सर एक चीज ये है कि आपने जैसे कि 4th अटेम्प्ट आपका है, ये काफी लंबी जर्नी रही है आपकी भी, तो क्या लगता है आपको पिछले अटेम्प्ट में क्या गलतियां रही थी जिससे आप यहाँ क्लियर नहीं पहुंचे, यहाँ कर पाए और आप जो है अपना यहाँ पर धौलपुर हाउस तक पहुंचे हैं इस बार? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ गलतियां थी। सेकंड में मेंस तक पहुंचे थे, लेकिन मेंस क्रैक नहीं हो पाया, तो उसमें कुछ गलतियां थी। थर्ड में इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट कुछ मार्क्स मेंस में ही शायद कम रह गए थे, तो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिए गए थे जी। तो इस बार कोशिश करिए कि मेंस को भी थोड़ा बेहतर कर लें और इंटरव्यू में भी और अच्छे मार्क्स ले आए। पिछली बार 180 दिए थे, तो इस बार सोच रहे हैं कुछ और अच्छे आ जाएं तो अच्छी बात है। सर वही मैं पूछ रहा था, क्या ऐसा मेजर चेंजेस किया आपने जो पिछले अटेम्प्ट्स के, जो अपने आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं उनके कंपैरिजन किया आपको अब की बार जो है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, फिर सेकंड अटेम्प्ट, तो हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको पता लगे ताकि वो गलतियां ना करें वो भी, और जो आपने मेजर चेंजेस किए वो सब वो अप्लाई भी कर सकें। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए जो पहले नहीं दिए थे। ओके। और पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया और उससे अपने खुद के क्वेश्चन निकाले जो पूछे जा सकते हैं, तो उससे मेरे को आइडिया लग गया कि इसको प्रीलिम्स ऐसे निकाला जा सकता है। तो उसके बाद प्रीलिम्स मेरा कभी नहीं रुका। ओके। फिर मेंस पे बात आई, तो मेंस में मैंने ये समझा कि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। आप कितना भी अच्छा आपको नॉलेज है, अगर आप उसको लिख नहीं पाते हैं तो आप कैसे दर्शाओगे कि आपको इतना नॉलेज है? तो आपको लिखना आना चाहिए और किस तरीके से पॉइंट वाइज कैसे लिखना है और उसके कितने सब हेडिंग्स निकालनी है, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो ये सारी रहती है। ओके सर, ये पीवाईक्यू और जो टेस्ट सीरीज होती है, हाँ, दोनों में क्या कितना जरूरी है, कौन सा, क्या पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस किया जाए या फिर टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा? इस पर मैं कहना चाहूंगा कि 50-50 करना चाहिए। पीवाईक्यूज का अपना महत्व है, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस रहता है, और जो टेस्ट सीरीज आपको देती है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि अगर आपके पास बिल्कुल ही रैंडम पेपर आ जाएगा तो आप उसको डील कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 87 करने हैं कि 88 करने हैं, कितने छोड़ने हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। तो आपको वो आदत लग जाती है कि अगर बिल्कुल ही रैंडम पेपर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं इसको डील कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके लिए मॉक अच्छे हैं। मॉक का कोई क्वेश्चन रिपीट होने की चांस बहुत ही कम रहती है, 1 या 2% ही चांस रहती है, 1 या 2 क्वेश्चन ही रिपीट हो पाते हैं। लेकिन पीवाईक्यू की रिपीट होने की चांस ज्यादा रहती है। तो अगर आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप घबराओगे नहीं पेपर रैंडम आया तो कुछ पीवाईक्यू से हिंट मिल जाएगी तो आप उसको कर लोगे। तो आप उसको 50-50 अपने उसमें शामिल कर लो प्लान में। तो सर आपकी टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटजी क्या रही थी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि काफी सारी मेजर गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, जिनसे सवाल भी छूट जाते हैं, नंबर भी नहीं आ पाते हैं और इस तरह से फिर प्रीलिम्स रुक जाता है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी प्रीलिम्स में? पहली स्ट्रेटजी ये रही थी कि मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है हमेशा। मतलब मेरा अटेम्प्ट 90+ क्वेश्चंस का ही रहता है। तो उससे ये हो जाता है कि अगर मेरे 1-2 क्वेश्चन एरर वाले गलत भी होंगे तो हो सकता है कि मैंने जो 50-50 सोच के मार्क किए थे, थोड़ा जो उसको इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं, थोड़ा दिमागदार तुक्का जिसको बोलते हैं, अगर वो लग जाता है तो उसको कवर अप कर लेगा एरर्स को। और फिर मैंने कोशिश करी कि एरर्स हो ही ना, खासकर जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे अपना लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन आ गए, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। जो 25-26 क्वेश्चन हैं आपके जो वहां से आ रहे हैं और 20-25 क्वेश्चन आप हिस्ट्री प्लस एनवायरमेंट के मिला लो जो आ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होने चाहिए, आपके बेसिक टॉपिक्स हो गए। तो इन पे अच्छी पकड़ भी होना जरूरी है। सर एक और चीज ये रहती है, सीसेट काफी ज्यादा टफ होता है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, क्या होता है कि एस्पिरेंट ज्यादातर ये सोचते हैं कि
बस केवल क्वालिफाइंग है वो, हाँ। तो ज्यादा नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कौन कौन से टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाए जो सिलेक्टेड पोर्शन जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उनका सी सेट भी क्लियर हो जाए? मैं अपनी बताऊं तो मैं IIT से हूँ, तो मुझे कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, मैं रैंडमली जाता हूँ और देखे आ जाता हूँ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ओके। तो अगर कोई व्यक्ति अलजेब्रा के क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ बना लेगा तो चांसेस हैं कि वो कवर अप कर लेगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन लॉजिकल वाले भी आते हैं, चाहे वो वेन डायग्राम वाले हों जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी अगर अच्छी पकड़े तो सिंपल होते हैं, उनको कवर अप किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा बजट बनाया जाए कि कम से कम 20-30 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएं और जो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश का वो अच्छे से करना आ जाए, तो आराम से 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है बंदा तो ये चांसेस है कि कवर अप हो जाएगा, आराम से क्रैक हो जाएगा। अगर सर बात कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस में आंसर राइटिंग शुरुआत आपने कब से करी थी और किस तरह से करी थी? हाँ, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है प्रिपरेशन तो आंसर राइटिंग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता है। कभी उसने कोई एडिटोरियल से देख लिया, उसका क्वेश्चन बना लिया, खुद से लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँगा एक्चुअल आंसर राइटिंग जो स्टार्ट हुई है वो जब मेरा पहला मेंस निकला था, जो 3 महीने का गैप था, उस टाइम पे हुई है। क्योंकि उस टाइम पे एक तो प्रेशर भी रहता है और चीजें समझ में आती हैं कि टेस्ट सीरीज लगानी है। उनमें जब अपन प्रैक्टिस करेंगे और वो गाइडेंस वहां से मिलेगा कि आप इतनी गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पर आप हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, इंट्रोडक्शन आपका बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो फिर जो गाइडेंस है आपके जो चेंजेस लाते हो आप अपनी प्रिपरेशन में, वो फिर मेजर चेंजेस होते हैं। ओके। एंड सर एक और चीज ये रहती है कि मेंस आंसर राइटिंग में कोई जो एस्पिरेंट है वो सोचते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाए, कई सोचते हैं कि पॉइंट वाइज में लिखा जाए, क्या बेटर रहता है? आपने एक्चुअल जो एग्जाम हुआ था एग्जाम हॉल में, आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी थी? क्योंकि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो अभी आजकल देखा जाए तो पॉइंट वाइज अप्रोच ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड भी होती है एग्जामिनर के लिए, उसको पॉइंट दिख जाते हैं सामने। और उसमें भी अगर आपको इनोवेटिव अप्रोच लगानी है तो आप शुरुआत में हेडिंग डाल दो एक, तो उससे क्या होगा, शुरुआत में पता पड़ जाएगा कि इसने पॉइंट किस बेसिस पे लिखना चाह रहा है, इकोनॉमिकल देना चाह रहा है कि पॉलिटिकल देना चाह रहा है। तो उसके दिमाग में ज्यादा कोशिश नहीं रहेगी कि मेरे को पूरा समझने की प्रयास करना है। तो अपने को क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने समझने के लिए इजी बनाना है एग्जामिनर के लिए। तो एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो पैराग्राफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए पूरा पढ़ना समझना कि क्या लिखना चाह रहा है बच्चा, क्या वो बोलना चाह रहा है। और पॉइंट पास में इजी रहता है, समझ जाता है। ओके सर, रिसोर्सेज, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज वो तो जनरली सभी को पता ही होता है, वैल्यू एडिशन के लिए आपने क्या कुछ फॉलो किया था? वैल्यू एडिशन के लिए मैंने मैगजीन्स इस बार ओनली IAS की मैगजीन मुझे बहुत पसंद आई थी। ओके। उसमें जो एग्जांपल्स थे खासकर एथिक्स के, जो प्रहार मैगजीन आती है, उसको मैंने बहुत ही ज्यादा रैपिडली यूज किया है। पिछली बार वाले अटेम्प्ट में भी, इस बार में भी। तो मुझे लगता है उससे बहुत अंतर पड़ा है। तो जो विजन IAS की भी मेंस की 365 रहती है, उससे भी काफी अच्छा एडिशन मिला है मुझे। तो आई थिंक ये अच्छा रहता है। और कुछ अपन गूगल से भी कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं, और कुछ एक तो अपना एक्स फैक्टर होना चाहिए। कि जैसे किसी किसी का डेटा एक्स फैक्टर होता है, किसी के डेटा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, किसी किसी की कोड्स पे अच्छी पकड़ होती है, किसी किसी के एक्रोनिम्स पे अच्छी पकड़ होती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत डाल दिया आंसर में, कुछ ऐसा कुछ डाल दिया। तो कुछ इनोवेटिव हर व्यक्ति को अपने हिसाब से करना चाहिए। सर बात आई इनोवेटिव की, तो वो इनोवेटिव तरीका क्या आपने फॉलो, कौन सी कोई वेबसाइट आप मेंशन करना चाहेंगे, या फिर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह, या फिर कोई और चीज टेलीग्राम वगैरह आपने जहाँ से किया हो? तो टेलीग्राम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें? टेलीग्राम चैनल्स ही मैंने फॉलो कर रखे हैं, अलग अलग कोचिंग्स के, चाहे ओनली IAS, और कुछ कम्युनिटी बेस्ड भी चैनल्स हैं। ओके। जैसे एक विकास दयाल सर है, उनका चैनल है, तो उस पर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं आंसर राइटिंग के, तो वो सारी चीजें हैं। और कुछ यूट्यूब से भी गाइडेंस मिल जाता है। जैसे अगर GS1 की बात करें तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। GS1 में अगर आप 20 क्वेश्चन में 15 या 16 क्वेश्चन में डायग्राम बना के आ रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्क्स अच्छे आएंगे। तो उसके लिए काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, अभी नाम तो याद नहीं है, बट उनसे हेल्प मिल जाती है। एक और चीज सर, 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है। तो इस टाइम में, क्योंकि 2-3 महीने रहे, 3 महीने लगभग, किस तरह से क्या फोकस करना चाहिए, क्या किस चीज को कवर करना चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स अच्छे करने चाहिए, क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि उसके क्वेश्चंस कोई भी मिस आउट ना हो जाए। हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो जाए। एंशिएंट मटेरियल से चांस होती है कि शायद मिस आउट हो जाए, बट मॉडर्न हिस्ट्री तो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो वो सही होना ही होना चाहिए। तो ये तो कुछ, और ज्योग्राफी 11th क्लास की अगर आप ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं तब भी आप चांसेस हैं कि पूरी ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतना इजी है। तो ये जो आपके इजी ग्रैबिंग फ्रूट्स हैं उनको तो कवर करना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन तो ज्यादा आ रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट और SNT हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। हाँ, तो इनके लिए आप क्या करिए कि आप मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं। PT 365 हो गई है, और PYQs को भी देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि किससे पूछे जा रहे हैं, तो अंदाजा लग जाता है। तो लास्ट सवाल, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कैंडिडेट्स को जो देख रहे हैं, ऑडियंस, और जो एग्जाम में बैठना चाहते हैं? एडवाइस यही है कि पेशेंस रखें, परसिवरेंस रखें, कभी ना कभी तो होगा ही, जज्बा रखें, मजबूत रखें, और बाकी प्रीलिम्स के लिए मॉक दें और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करें। यही एडवाइस है। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट।